विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने जो है संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षणों के बारे में आपसे चर्चा की। आज हम चर्चा करेंगे भारत में एकात्मक व्यवस्था के लक्षण। भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण। एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय शासन व्यवस्था संघात्मक व एकात्मक शासन का मिश्रण है, तो कुछ लक्षण आपको जो कल हमने संघात्मक व्यवस्था के लक्षण पढ़े वो देखने होंगे और कुछ लक्षण जो हैं एकात्मक व्यवस्था से देखने होंगे। अब एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण भी है। भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, तो इसलिए विद्वानों ने कहा कि भारत में पूर्ण संघात्मक व्यवस्था नहीं है, अर्ध संघात्मक। कैसे वीर जैसे विद्वानों को तो यहां तक कहना पड़ा कि भारत में संघात्मक व्यवस्था नहीं होकर के अर्ध संघात्मक व्यवस्था है, जिसमें संघात्मकता के लक्षण भी हैं और एकात्मकता के लक्षण भी नजर आते हैं। तो विद्यार्थियों, बात की जाए भारत के अंदर एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षणों की, तो कुछ लक्षण ऐसे हमें नजर आते हैं विद्यार्थियों, जिससे लगता है कि भारत के अंदर कुछ एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण भी है। विद्यार्थियों, भारत की बात की जाए तो भारत के अंदर भारत की शासन व्यवस्था के लिए, संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए फेडरल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। वैसे संघात्मक का जो इंग्लिश वर्जन है वो तो फेडरल होता है, लेकिन भारत के लिए फेडरल शब्द का उपयोग नहीं करके क्या किया गया है? यूनियन ऑफ स्टेट, तो राज्यों का संघ है भारत। अब जैसे ब्रिटेन है, चीन है, इटली है, स्पेन है, इन देशों के अंदर जो एकात्मक शासन व्यवस्था है, वैसे कुछ लक्षण जो हैं भारतीय शासन व्यवस्था के अंदर भी एकात्मकता के हैं। जैसे एक संविधान, प्यारे विद्यार्थियों, संघात्मक शासन व्यवस्था के अंदर देश का और राज्यों का अलग अलग संविधान होता है, ताकि देश का संविधान सर्वोच्च जरूर होता है, संविधान में सर्वोच्चता जरूर होती है, लेकिन संविधान अलग अलग होता है। राज्यों के लिए अलग संविधान है और राज्यों के लिए अलग संविधान है और केंद्र के लिए अलग संविधान है। ऐसी संघात्मक शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है, जैसे स्विट्जरलैंड के अंदर है। तो अगर भारत की बात की जाए विद्यार्थियों, तो केंद्र व राज्य सभी का एक ही संविधान होता है, एक ही संविधान होता है। सर्वोच्चता का होना कोई संघात्मक व्यवस्था के लिए ठीक है, लेकिन एक संविधान का होना संघात्मक व्यवस्था की विपरीत है। जबकि संघात्मक व्यवस्था में
दोहरा संविधान देखने को मिलता है। दोहरा संविधान देखने को मिलता है। लेकिन भारत में ऐसा है नहीं है। भारत में पहले जम्मू कश्मीर राज्य विवाद था, जम्मू कश्मीर राज्य का अलग संविधान था। लेकिन अभी ये 5 अगस्त 2019 से जो जम्मू कश्मीर स्टेट अमेंडमेंट जो विधेयक लाया गया, इनसे जम्मू कश्मीर राज्य को राज्य की श्रेणी से हटा करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और वहां जो अलग संविधान था, आर्टिकल 375 के तहत जो विशेष राज्य का दर्जा था वो भी समाप्त कर दिया गया और जम्मू कश्मीर राज्य भी भारत का अन्य राज्यों की भांति एक अभिन्न हिस्सा बन पाया, एक अभिन्न अंग बन पाया। आज तक जम्मू कश्मीर एक अलग थलग था, अलग व्यवस्थाएं, अलग कानून लागू करने के लिए राज्य सरकार की सहमति, वहां का अलग संविधान, ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं विद्यार्थियों, एक हर बात में हम ये देखते थे कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर एक संविधान, जम्मू कश्मीर को छोड़कर, ये छोड़ते छोड़ते कितने वर्ष गुजर गए, कब तक इनको छोड़ेंगे? तब जाकर के वर्तमान एनडीए की सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया और जम्मू कश्मीर स्टेट अमेंडमेंट बिल के माध्यम से जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा समाप्त करके धारा 370 हटा करके जो अलग संविधान, केंद्र के कानूनों का लागू नहीं होना, एक इस प्रकार के भेदभाव को समाप्त करके एक भारत का अभिन्न हिस्सा बनाने का प्रयास किया गया। तो एक संविधान जो है विद्यार्थियों, ये एकात्मकता का लक्षण है, संघात्मकता का लक्षण नहीं है। संघात्मकता में संविधान सर्वोच्च जरूर होते हैं, लेकिन अपने अपने राज्यों का अलग अलग संविधान हो सकता है। भारत में ऐसा नहीं है, जिससे यह प्रतीत होता है कि भारत में एकात्मक व्यवस्था के लक्षण भी हैं। दूसरी बात, शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में, शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में। दूसरी बात कहने में तो यह है कि भारत के अंदर संघात्मक शासन व्यवस्था है और अनुसूची 7 के अंदर शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। लेकिन समवर्ती सूची के कानूनों पर मतभेद की स्थिति में, मतभेद की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून मान्य होता है। केंद्र द्वारा निर्मित कानून मान्य होता है। शक्तियों का विभाजन जो केंद्र के पक्ष में किया गया है, समवर्ती सूची के कानूनों पर मतभेद की स्थिति में विद्यार्थियों केंद्र के द्वारा निर्मित कानून मान्य होता है। इसका मतलब यह है कि शक्तियों का विभाजन किसके पक्ष में है? केंद्र के पक्ष में है। जबकि होता क्या है कि शक्तियों का स्पष्ट विभाजन हो जाना चाहिए और केंद्र और राज्यों को बराबर शक्तियां प्राप्त होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। साथ साथ में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में नहीं थे। प्यारे विद्यार्थियों, अवशिष्ट शक्तियां कौन सी होती है? ऐसी शक्तियां जिसका संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं? अवशिष्ट शक्तियां। भारत ने एक कनाडा के संविधान से लिए
अवशिष्ट शक्तियां अमेरिका जैसे संघात्मक राज्यों के अंदर अवशिष्ट शक्तियां राज्य में नहीं थे, जबकि भारत में ये अवशिष्ट शक्तियां जो हैं विद्यार्थियों, ये किस में निहित हैं? केंद्र में निहित है। अब वर्तमान के अंदर इंटरनेट के युग के अंदर जैसे साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, तो साइबर कानून बनाना है। अब इनके लिए राज्य चाहे तो भी नहीं बना सकती, क्योंकि इसका संविधान में या शक्ति विभाजन में कोई उल्लेख नहीं है। तो इस प्रकार से जिन शक्तियों का उल्लेख संविधान में नहीं है, वे शक्तियां क्या कहलाती है? अवशिष्ट शक्तियां हैं। और वर्तमान समय में कई ऐसी शक्तियां, साइबर कानून की बात करें, कई ऐसी समस्याएं जिसे लेकर के कई ऐसे कानूनों की जरूरत पड़ती है जिनका स्पष्ट विभाजन जो है अनुसूची 7 के अंदर नहीं है। तो केंद्र इन अवशिष्ट शक्तियों के माध्यम से जो है केंद्र पर, राज्यों पर जो है केंद्र जो है हावी नजर आ जाता है। तो पहली बात हुई एक संविधान का होना और शक्तियों का विभाजन किसके पक्ष में है? केंद्र के पक्ष में। और तीसरी बात, आपातकालीन प्रावधान। जो बात आपातकालीन प्रावधानों के अंतर्गत कही गई है, आपातकालीन प्रावधानों की अगर विद्यार्थी बात करें तो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, ये जो हमारे आपातकालीन प्रावधान जो हैं, इन आपातकालीन प्रावधानों के अंतर्गत केंद्र मजबूत स्थिति में होता है। जैसे आर्टिकल 352 के तहत जब देश के अंदर आपातकाल लागू कर दिया जाता है तो समस्त शक्तियां केंद्र सरकार के पास में आ जाती है, संसद में नीत हो जाती है और उसका उपयोग केंद्र सरकार या केंद्र सरकार अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से राज्यों में करती है। तो इस प्रकार से जैसे राज्यों के अंदर जो राज्यपाल का पद है, राज्यपाल एक केंद्र सरकार के एजेंट के तौर पे कार्य करता है और आपातकाल के अंदर राज्यपाल जो हैं राज्य का सर्वे सर्वा हो जाता है और वो केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आर्टिकल 352 जब लागू हो जाता है, ऐसी स्थिति के अंदर समस्त शक्तियां केंद्र सरकार में नीत हो जाती है और 356 के तहत राज्य में संवैधानिक शासन विफल होने पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है और जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो समस्त शक्तियां जो हैं केंद्र सरकार में नीत हो जाती है। वहां का जो राज्यपाल है वो राज्य का राज्यपाल केंद्र का एजेंट बनकर के कार्य करता है। 360 वित्तीय आपातकाल के अंतर्गत सारी शक्तियां केंद्र के अधीन हो जाती है। वित्तीय बजट वगैरह ये भी सारे खर्चे केंद्र सरकार के अधीन हो जाते हैं। केंद्र सरकार की अनुमति से बिना ये खर्चों का प्रावधान नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से कई ऐसे आपातकालीन प्रावधान हैं विद्यार्थियों जिनके माध्यम से भारत के अंदर संघात्मक शासन व्यवस्था एक नाम मात्र की नजर आ जाती है। 1975 के अंदर जो पहले आर्टिकल 352 के तहत ये व्यवस्था थी कि आंतरिक अशांति होने पर केंद्र जो हैं राष्ट्रपति जो हैं देश में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो 1975 में जब इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के नाम पर जब उन्हें लगा कि हमारी कुर्सी जाने वाली है,
कोर्ट ने फैसला सुनवा दिया था कि भाई जो रायबरेली से आपने चुनाव जीता है वो जिसमें सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, इसलिए आपकी संसद सदस्यता जो है, संसद की सदस्यता जो है वो रद्द की जाती है। तो ऐसे निर्णय से उन्हें ऐसा लगा कि अब हमारी सरकार गिरने वाली है। तो ये आंतरिक अशांति, जब विपक्ष विरोध कर रहा था तो विपक्ष के विरोध और नारों को कई आंदोलनों को जो है आंतरिक अशांति का नाम दे दिया। फिर आंतरिक अशांति का नाम लेकर के जो देश के अंदर चुन चुन करके विपक्षियों को टारगेट बनाया गया। सभी राज्यों जहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं थी तो उनमें भी ये बाद में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना, 356 लागू कर देना, ये जो व्यवस्थाएं हुई और 352 का जो दुरुपयोग हुआ, आंतरिक अशांति के नाम पर जो आपातकाल लागू हुआ, उसके बाद में 44वां संविधान संशोधन करके इनको हटा दिया गया कि भाई आंतरिक अशांति के नाम पर जो है देश में आपातकाल की घोषणा नहीं हो सकती। तो आपातकालीन प्रावधान में जो है उस मामलों में भी अगर देखा जाए तो संघात्मक शासन व्यवस्था गौण नजर आती है और एकात्मक शासन व्यवस्था के दर्शन होने लग जाते हैं। नंबर 4, संविधान में संशोधन। संविधान में संशोधन आर्टिकल 368 के अनुसार संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है अगर विद्यार्थियों बात की जाए संविधान में संशोधन की, तो यह बात उभर करके सामने आती है कि 368 के तहत संविधान में संशोधन की बात जो है तीन 368 के अनुसार संविधान में संशोधन जो है वो कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। अब संविधान में संशोधन संसद कर सकती है। भारत जैसे देशों के अंदर राज्यों को संविधान में संशोधन करने की पहल करने का अधिकार नहीं है। राज्य संविधान संशोधन का प्रस्ताव नहीं ला सकते। अधिकतर संविधान संशोधन संसद के विशेष बहुमत से हो जाते हैं। विशेष बहुमत से हो जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन की दो विधियां हैं। एक तो संसद के द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संविधान में संशोधन करना, दूसरा विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति। वैसे कुल मिला के अगर देखा जाए विद्यार्थियों, तो संविधान में संशोधन 3 तरीके से होता है। एक तो साधारण बहुमत, यानी साधारण बहुमत से तात्पर्य यह है विद्यार्थियों कि कुछ संविधान संशोधन ऐसे होते हैं, जैसे राज्यों के नाम में परिवर्तन है, राज्यों की सीमा में परिवर्तन है, वहां पर संसद के अंदर साधारण बहुमत से एक सदन में प्रस्ताव पारित हो जाता है, दूसरे सदन में भी प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो वो संविधान संशोधन कर दिया जाता है।
हालांकि ऐसे संविधान संशोधन काउंटेबल नहीं है, इसलिए आर्टिकल 368 के तहत जो हैं इनको काउंटेबल नहीं माना गया है। अगली बात करें विद्यार्थियों, तो संविधान में संशोधन जो 3 विधियों से होता है, 2 विधियां इसमें उल्लेखित हैं, उसमें दूसरी विधि जो है, कुल 3 तरीकों में जो दूसरी विधि है विशेष बहुमत। अब विशेष बहुमत का अर्थ यह होता है कि संसद के अंदर जिस सदन में यह प्रस्ताव लाया जाता है उसमें उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत और जिस सदन में यह प्रस्ताव लाया जाता है उस सदन में कुल संख्या का साधारण बहुमत। इन दोनों में जो संख्या अधिकतम हो वह मान्य होगी। तो यह होता है विशेष बहुमत। तो यह विशेष बहुमत वाली बात जो है विद्यार्थियों, इनसे संविधान में अधिकतर संविधान संशोधन हो जाते हैं। कुछ ही गिने सुने ऐसे हैं जिसमें अनुसूचित 7 से संबंधित जैसे बात है, या राज्य सूची से संबंधित कोई प्रावधान को परिवर्तित करना है, या कोई ऐसा कर व्यवस्था लागू करनी है जिससे राज्यों का हित प्रभावित होता हो, या राष्ट्रपति का निर्वाचन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली में परिवर्तन है, इनके लिए ही आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति आवश्यक है। बाकी मामलों में राज्यों की स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में संविधान में अधिकतर संशोधन, जैसे वर्तमान में 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं, तो इस 104 में से अधिकतर संविधान संशोधन जो है विद्यार्थियों, जिसमें संसद ने विशेष बहुमत से कर दिए, राज्यों की कोई स्वीकृति आवश्यकता नहीं थी। तो इस प्रकार से संविधान में संशोधन की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें भी एकात्मक व्यवस्था के लक्षण नजर आते हैं, क्योंकि यहां भी केंद्र सरकार मजबूत नजर आती है और राज्य सरकार कमजोर नजर आती है। तो संविधान में संशोधन की शक्ति जो है, इससे यह लगता है कि एकात्मक व्यवस्था के लक्षण भारत में इस संविधान में संशोधन के लक्षण के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये लक्षण जो हैं एकात्मक व्यवस्था की ओर इशारा करता है। अगली बात करें, उच्च सदन में संसद के उच्च सदन में संसद के उच्च सदन में राज्यों को असमान प्रतिनिधित्व, एक बात यह है विद्यार्थियों कि संसद का जो उच्च सदन है उसमें राज्यों को प्रतिनिधित्व तो दिया गया है, लेकिन वो प्रतिनिधित्व कैसा है? असमान है। उत्तर प्रदेश से राजस्थान से आने वाले राज्यसभा सदस्यों से 3 गुना सदस्य आते हैं, तो यानी असमान प्रतिनिधित्व है। कुछ राज्यों को तो अधिक है और कुछ राज्यों से 1 या 2 ही आते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर हम ये कह सकते हैं कि राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, जबकि राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, अमेरिका के अंदर समान प्रतिनिधित्व है, 50 राज्य हैं, एक राज्य से 2 चुन करके आते हैं, तो 50 से 2 तो हो गए 150 मल्टीपल 2 इक्वल टू 100। तो वहां कोई राज्य ये नहीं कह सकता हमारे साथ भेदभाव हुआ है, हमें उच्च सदन में बराबर प्रतिनिधि नहीं है, हम हमारी बात को पुरजोर तरीके से नहीं रख सकते, ऐसा नहीं है। तो
तो इस प्रकार से असमान प्रतिनिधित्व है और साथ साथ में जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, वो भी बहुमत के आंकड़े को काफी प्रभावित करते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से केंद्र सरकार की परामर्श के आधार पर ही, सलाह के आधार पर ही राष्ट्रपति ये 12 सदस्य मनोनीत करते हैं। तो वो जिस दल की सरकार होती है उसी दल के ही सदस्य होते हैं। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं विद्यार्थियों की जो असमान प्रतिनिधित्व है संसद के उस सदन में, ये राज्यों को असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, यह एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण नजर आते हैं। अब अगली है बात 5 बातें ये हुई। अगली बात करते हैं जिससे ये लगता है कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षणों के साथ साथ एकात्मकता के लक्षण भी मौजूद हैं। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने ये देखा कि आपातकाल की स्थिति में, संकट में एकात्मक व्यवस्था होगी तो केंद्र सरकार मजबूती से ऐसी संकट का सामना करने में सफल हो पाएगी। देश की एकता अखंडता को बनाए रखना, इन सभी मामलों में ये बातें एकात्म व्यवस्था की और भी है। अब अगली बात है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का अर्थ यह है विद्यार्थियों कि भारत के अंदर विद्यार्थियों एक हरी नागरिकता है। भारत के अंदर एक हरी नागरिकता है जिनसे ये कह सकते हैं हम कि हम सब भारत के नागरिक हैं। हम राजस्थान के नागरिक नहीं, हम सब भारत के लोग, यानी हमें नागरिकता जो दी गई है वो एक भारतीय के तौर पे दी गई है। एक हरी नागरिकता है। ब्रिटेन की बात, इंग्लैंड की बात है। एक हरी नागरिकता हमने इंग्लैंड से ली है। एक हरी नागरिकता इंग्लैंड से ली गई तो इंग्लैंड में कैसी शासन व्यवस्था है? एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो इनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो एकल नागरिकता है, संघात्मक देशों में दोहरी नागरिकता देखने को मिलती है। दोहरी नागरिकता व बहुल नागरिकता, बहुल नागरिकता देखने को मिलती है। जबकि भारत में एक हरी नागरिकता है। एक हरी नागरिकता है। जैसे अमेरिका की बात करें विद्यार्थियों, तो अमेरिका के अंदर दोहरी नागरिकता है। संघ की नागरिकता अलग से मिलती है और राज्य की नागरिकता अलग से प्रदान की जाती है। स्विट्जरलैंड जैसे देशों के अंदर बहुल नागरिकता है। कैंटन की नागरिकता लेनी पड़ती है, राज्य की नागरिकता लेनी पड़ती है और संघ की नागरिकता लेनी पड़ती है। जबकि भारत जैसे संघात्मक देश होते हुए भी एकल नागरिकता है। हम सब एक ही देश के एक ही एकल नागरिकता यानी एक ही नागरिकता हमें प्राप्त है। हम सब भारत के नागरिक है, राजस्थान के नागरिक है या गुजरात के नागरिक है, ऐसा प्रावधान नहीं है। तो एक ही नागरिकता का होना एकात्मक शासन व्यवस्था की ओर संकेत करता है। अगली बात है विद्यार्थियों,
एकल न्याय व्यवस्था। भारत में एक हरी न्याय व्यवस्था है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश संपूर्ण देश में लागू होते हैं। एकल न्याय व्यवस्था का मतलब भारत के अंदर विद्यार्थियों एक हरी न्याय व्यवस्था है। पिरामिडीय व्यवस्था है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। अगर राज्य के अंदर हाई कोर्ट है, लेकिन हाई कोर्ट ने कोई ऐसा डिसीजन दे दिया है जो संविधान के विपरीत है, तो उनके निर्णय को बदलना, उनके निर्णय पर रोक लगाने का अधिकार जो है किसको है? सुप्रीम कोर्ट को है। सुप्रीम कोर्ट एक ही है, हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट एक ही है, अलग अलग राज्यों के लिए सुप्रीम कोर्ट अलग अलग नहीं है। इन एक हरी न्याय व्यवस्था का होना भी इस बात की ओर संकेत करता है कि भारत के अंदर संघात्मक शासन व्यवस्था के साथ साथ एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण नजर आते हैं। अगली बात, राज्यों को पृथक होने का अधिकार नहीं। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अविनाशी संघ है, यानी विनाशी राज्यों का विनाश हो सकता है, राज्यों को खंडित किया जा सकता है, राज्य का दर्जा भी समाप्त किया जा सकता है केंद्र सरकार के द्वारा। जैसे वर्तमान के अंदर जम्मू कश्मीर राज्य की पूर्ण राज्य का दर्जा छीन लिया गया, तो इस प्रकार से राज्यों का विनाश हो सकता है, राज्यों का विभाजन भी हो सकता है। जैसे मध्य प्रदेश से अलग होकर के छत्तीसगढ़ बनाया और बिहार से झारखंड, उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल, तो उत्तराखंड, ये जो हैं राज्य बनाए, यानी राज्यों का क्या कर दिया गया? विभाजन कर दिया गया। और अभी हाल ही में जो जम्मू कश्मीर राज्य को राज्य की श्रेणी से हटा करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, यह भी उसका क्या किया गया? राज्य की श्रेणी से उनका विनाश कर दिया गया। यानी भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। राज्यों का तो विभाजन हो सकता है, लेकिन संघ का विभाजन नहीं हो सकता। संघ का विभाजन नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से अगर बात की जाए तो भारत जो है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। और अगली बात जो है, राज्यों की सीमाओं, राज्यों की सीमाओं व नाम में परिवर्तन के लिए राज्यों की स्वीकृति आवश्यक नहीं। राज्यों की स्वीकृति आवश्यक नहीं।
अब विद्यार्थियों, अगर बात की जाए राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, तो संसद के अंदर साधारण बहुमत से प्रस्ताव ला करके एक सदन से पारित हो जाता है, दूसरे सदन में लाया जाता है, दूसरे सदन में भी पारित हो जाता है, तो उस राज्य के नाम में, सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है एक साधारण विधेयक के माध्यम से। अब इसमें राज्यों की स्वीकृति आवश्यक ही नहीं है। तो इनसे ऐसा लगता है कि भारत कहने में तो संघात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन राज्यों की सीमा में परिवर्तन, राज्यों के नाम में परिवर्तन, इन मामलों में हमें यह लगता है कि वहां राज्यों की स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं है। यह एकात्मकता का लक्षण है। अंतिम लक्षण, अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाएं। अब अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की बात की जाए विद्यार्थियों, जिला का मुखिया, जिला कलेक्टर और सुरक्षा की दृष्टि से एसपी, ये जो अखिल भारतीय सेवाओं के होते हैं, प्रशासनिक सेवाओं के, ये सब के सब केंद्र सरकार के प्रति उत्तरदायी होते हैं, राज्य सरकारों के प्रति नहीं। अब राज्यों के अंदर जो बड़े बड़े मुख्य सचिव है, अन्य विभागों के सचिव जो हैं, ये सब के सब अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी होते हैं। ये अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी राज्यों के अंदर काम करते हैं, काम राज्यों का करते हैं, वेतन राज्यों से लेते हैं, लेकिन किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? केंद्र सरकार के प्रति रेस्पॉन्सिबल होते हैं। राज्य सरकार चाह करके भी इनको सेवा से नहीं हटा सकती। तो इन सभी मामलों में हम ये कह सकते हैं कि अखिल भारतीय सेवाओं के माध्यम से पूरे देश के अंदर केंद्र सरकार का जो है वो दबदबा होता है। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी पूरे देश में कहीं भी जा सकते हैं और वे वहां राज्य सरकारों के प्रति उत्तरदायी नहीं होकर के केंद्र के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इन सभी के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि भारत के अंदर संघात्मक शासन व्यवस्था होते हुए भी ये एकात्मक व्यवस्था का लक्षण है। ये जो 10 लक्षण हमने पढ़े विद्यार्थियों, ये भारत में एकात्मक व्यवस्था के लक्षण है। अगर आपको पूछ ले भारत के अंदर एकात्मक शासन व्यवस्था के कौन कौन से लक्षण हैं, तो आपको ये कहना है 10 लक्षण। ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आया है, पिछली इसी बोर्ड एग्जाम के अंदर 2020 के अंदर विद्यार्थियों 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। आपको पूछ ले भारत में संघात्मक और एकात्मकता का मिश्रण है, तो फिर संघात्मक व्यवस्था के भी लक्षण लिखने हैं और कुछ एकात्मक व्यवस्था के लक्षण भी लिखने हैं। दोनों का मिश्रण करना है कि संघात्मक व्यवस्था के भी लक्षण भी हैं और एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण भी। हालांकि भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था में दोनों मिश्रण देखने को मिलता है, लेकिन मैंने आपको अलग अलग डिवाइडेशन करके बताया ताकि आपको समझने में सुविधा रही। ठीक है ना। किताब के अंदर तो शुरुआत के अंदर संघात्मक शासन व्यवस्था में दोनों ही मिक्स करके दे दिए हैं। राज्यपाल का पद है तो राज्यपाल का पद तो एकात्मक व्यवस्था का लक्षण है। मैंने आपको अलग अलग करके बताया, संघात्मक व्यवस्था को अलग करके समझाया, एकात्मक व्यवस्था को अलग करके समझाया। अगर आपको पूछे कि इनको मिश्रण में बताइए तो दोनों मिक्स करने, नहीं तो नहीं। धन्यवाद। अगली क्लास में जो है हम नवीन संघीय प्रवृत्ति के बारे में आपसे चर्चा करेंगे।